नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्र कुमार सिंह, जो कि बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर चंद्र कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। धन्यवाद, थैंक यू बंसल न्यूज़ में बुलाने के लिए। जी चलिए, अगर आप भी हार्ट डिसीज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि आज हम हार्ट डिसीज पर ही चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। इन पर कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं सीधे डॉक्टर चंद्र कुमार से। और चर्चा की शुरुआत करेंगे हार्ट डिसीज पर। सर, आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले समझना चाहूंगी कि हार्ट हमारी बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हार्ट एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि हार्ट का जो मेन काम है कि जो ब्लड पंपिंग का काम करता है और शरीर के सारे ऑर्गनों में ब्लड सप्लाई करता है। तो एक तरह से सारे ऑर्गन जो होते हैं वो हार्ट पे डिपेंडेंट होते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए उनकी सप्लाई बंद कर दी जाए तो उसमें डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह हार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। और अभी हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन हो गई है, इसलिए सबको इसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए हार्ट के बारे में। साथ ही हार्ट के साथ साथ मौसम से रिलेटेड भी कई सारी तथ्य सामने आते हैं कि क्या ऐसा होता है कि सर्दियों में हार्ट के डिसीजेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है? एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि सर्दियों के मौसम में गर्मियों की तुलना में लगभग हार्ट अटैक 2 गुना हो जाता है। और हार्ट अटैक के अलावा हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट वीक हो जाता है, कार्डियक एरिथमिया, जिसमें हार्ट की रिदम डिस्टर्बेंस होते हैं, वो भी कॉमन होती हैं सर्दियों में। वैसे तो हार्ट की बीमारी सारे मौसम में होती है जी, इसलिए हमें सारे मौसम में केयर करना चाहिए, बट सर्दियों में कुछ खास कारण हैं। जैसे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण ये जो हमारी नसें हैं, हार्ट की नसें वो सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरह जो हार्ट है उसकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है नसें सिकुड़ने के कारण। तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, खासकर उन मरीजों में जिनमें पहले से बीमारी होती है। पहला पॉइंट। जी। दूसरा होता है कि सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर घरों में रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर देते हैं, तो उससे भी हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा, सर्दियों में लोगों की एपेटाइट भी ज़्यादा होती है। लोग जंक फूड, फास्ट फूड और तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। उस कारण भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल सर्दियों में ज़्यादा बढ़ता है। इन चीज़ों के कारण स्वीट्स लोग ज़्यादा खाते हैं। तो इस कारण ये मेन फैक्टर्स हैं जिसके कारण हार्ट डिजीज़ बढ़ जाता है। और साथ ही सर, अगर आपने ये एक तो बताया और कि इस तरह इम्पॉर्टेंट से पॉइंट्स है जो सर्दियों में अक्सर पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता, हमने देखा है। जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, हमारे भोपाल में भी काफ़ी पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए, है ना। बिल्कुल। और आपने जिस तरह से कहा कि तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हार्ट डिसीज हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स की अब हम बात करना चाहेंगे। कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि हार्ट डिसीज के लिए लीड करते हैं? हार्ट डिजीज़ के लिए कुछ मॉडिफाइबल रिस्क होते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मतलब उन्हें हम ठीक कर सकते हैं। कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क होते हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। तो पहले मैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बताऊंगा। जैसे जेनेटिक रिस्क फैक्टर, अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को हार्ट डिजीज़ की, तो जो नेक्स्ट जनरेशन उसको भी हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क रहता है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डायबिटीज़ आता है जी, हाइपरटेंशन आता है, ओबेसिटी आता है, मोटापा जिसे हम कहते हैं, और डिसलिपिडीमिया मतलब अब नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इनके बढ़े हुए रहते हैं, उसमें भी हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा स्मोकिंग है, टोबैको है, जिसका आजकल यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा यूज करती है जिसके कारण यंग जनरेशन में हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है। साथ में फिजिकल इनएक्टिविटी है। लोग आजकल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यूज करते हैं, बाहर वॉक के लिए नहीं जाते, खेलने के लिए नहीं जाते, तो उसके कारण भी हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ा रहता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल यंग जनरेशन में हो रहा है कि यंग जनरेशन काफ़ी फास्ट फूड और जंक फूड का यूज करती है, तो उसके कारण उनमें हार्ट डिजीज़ का काफ़ी रिस्क है। साथ ही आपने बीपी और शुगर पेशेंट्स के बीच में चर्चा की है कि बीपी और शुगर पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है हार्ट डिसीज़ का। इस पर हम विस्तार से समझना चाहेंगे, क्या होता है, उनकी बॉडीज़ में क्या डिफरेंसेस आते हैं जिनकी वजह से उनके लिए ये खतरा और ज़्यादा आगे जाकर खतरनाक हो सकता है? डायबिटीज़ में एक्चुअली क्या होता है कि डायबिटीज़ एक
बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ एक सिंड्रोम है। मतलब किसी को अकेला डायबिटीज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसको डायबिटीज़ के साथ ओबेसिटी भी होगा, हाइपरटेंशन भी होगा, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल भी होगा। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो हार्ट की नसें होती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट कराते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हार्ट की बीमारी बढ़ने का, हार्ट अटैक आने का उतना रिस्क बढ़ता जाता है। बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं जब हार्ट डिसीज़ को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये हार्ट अटैक के लिए भी लीड कर सकता है। अगर हम आज के दौर की बात करें सर, तो हार्ट डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, हार्ट अटैक्स काफ़ी कॉमन हो गए। सिद्धार्थ शुक्ला की अगर बात करें या पुनीत राजकुमार की बात करें, उनके लिए भी कार्डियक अरेस्ट जैसी बातें निकलकर सामने आई थी। तो इसके पीछे क्या कुछ वजह आप मानते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल यंगर पेशेंट में हार्ट अटैक कॉमन हो गए हैं। ओल्डर एज ग्रुप इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ होने का, बट पहले यंगर पेशेंट में नहीं होता था, जो आजकल देखा गया है। तो यंगर पेशेंट में हार्ट अटैक होने का जो कारण मुझे समझ में आया कि एक तो एडिक्शन बढ़ गया है यंगर पेशेंट में, स्मोकिंग का एडिक्शन बढ़ गया है, टोबैको का एडिक्शन बढ़ गया है, फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग एक्सरसाइज के लिए नहीं निकलते हैं, वॉक के लिए नहीं निकलते हैं। एंड तीसरा जो फास्ट फूड और जंक फूड का काफ़ी यूज बढ़ा है, और साथ में कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे पोल्यूशन, ये तो खैर सारे एज ग्रुप को भी अफेक्ट करते हैं जी। बट यंगर पेशेंट ज़्यादा काम के लिए बाहर रहती है, तो मेरे ख्याल से पॉपुलेशन का जो ज़्यादा इफेक्ट है यंगर पॉपुलेशन में पड़ता है। तो ये मेन फैक्टर्स है जिसके कारण हार्ट अटैक यंगर पेशेंट में हो रहा है, काफ़ी कॉमन हो रहा है। बिल्कुल, साथ ही एक और डाउट रहता है जो यूजुअली सभी के मन में होता है। हार्ट डिसीज़ की अगर बात करते हैं तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों बातें सामने आती हैं। क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या एक ही डिसीज़ का नाम है? नहीं, हार्ट अटैक तो ये हुआ कि हार्ट अटैक में जो हार्ट की आर्टरीज़ रहती हैं, कोरोनरी आर्टरीज़ जिन्हें कहते हैं, उनमें खून की सप्लाई बंद हो जाती है, उसके कारण जो डैमेज होता है उसे हार्ट अटैक कहते हैं। बट सम पेशेंट में जिसमें मेजर हार्ट अटैक होता है, उसमें हार्ट कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अच्छा, यानी कि दोनों ही सिचुएशंस अलग होती हैं और इसके फैक्टर्स भी अलग हो सकते हैं। सर, साथ ही ये भी समझना चाहेंगे, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि युवाओं में, यंगस्टर्स में इसकी प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा देखी जा रही है, रूटीन इसे माना जाए या अल्कोहल कंजम्पशन माना जाए, ड्रग्स कंजम्पशन माना जाए? नहीं, रूटीन तो नहीं कह सकते एक्चुअली। जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो पहले बताए थे कुछ फैक्टर्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें स्मोकिंग है, स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो यंगर पेशेंट में हार्ट अटैक हो रहा है। दूसरा एक फिजिकल इनएक्टिविटी है ना, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज के लिए जी। और तीसरा वो मैंने पहले भी बता चुका है कि जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा, उसमें हम हाई फैट डाइट ले रहे हैं, फास्ट फूड जंक फूड जो यूज कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फैट रहता है और स्वीटनर्स रहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं जिनके कारण हमारी यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि फ़िलहाल यंगस्टर्स को अपनी रूटीन डाइट में, रूटीन लाइफ में ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है कि जो भी हो हम हेल्दी से हेल्दी फूड खाने की कोशिश करें और एक्सरसाइज पर जिस तरह से डॉक्टर चंद्र कुमार ने फोकस किया है कि एक्सरसाइज डेली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। डॉक्टर चंद्र कुमार, अगर हम इसे जेंडर के साथ डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें, मेन और विमेन की बात करें, तो महिलाओं में ज़्यादा हार्ट अटैक्स देखने को नहीं मिलते हैं आमतौर पर। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि मेन में काफ़ी यूजुअली हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। मेंस में ज़्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के, वो मेल में ज़्यादा कॉमन होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ओबेसिटी हो गई, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल हो गया, साथ में स्मोकिंग, टोबैको, ये मेंस ज़्यादा यूज करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस कारण ये जो सारे रिस्क फैक्टर हैं वो मेल पेशेंट में ज़्यादा कॉमन होते हैं, इसलिए जो हार्ट अटैक है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है।
साथ ही अगर हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि आजकल डेली लाइफ में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है और जी जिस तरह बिल्कुल। से आपने डेली रूटीन का जिक्र किया, हेल्दी डाइट कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। अगर हम ये कहना चाहें कि हेल्दी डाइट की अगर हम फोकस की बात कर रहे हैं तो हेल्दी डाइट में हम क्या कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि आगे जाकर ये खतरा हमारे लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो हेल्दी डाइट की हम जब बात करें तो सबसे पहले हमें जो भी फास्ट फूड, जंक फूड जो आजकल चल रहा है उसको हमें छोड़ना होगा या बिल्कुल कम से कम यूज करें। और जो हेल्दी डाइट में जनरली जो हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं उनको हम हाई फाइबर डाइट बोलते हैं। हाई फाइबर डाइट किस में होता है ज़्यादा? जो सैलेड होते हैं जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर हम यूज कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। साथ में स्प्राउट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, दालें हैं। ये हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज करें तो इनमें फाइबर का कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करते हैं। बिल्कुल, यानी कि फाइबर और प्रोटीन लेने से ज़्यादा ये रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम किया जा सकता है। जी और आप वही फोकस करें अगर हेल्दी डाइट पे तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिन पर आपको काम करना होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक इनका बढ़ाना होगा। डॉक्टर चंद्र कुमार, अगर हम बात करें सडन एड की, क्योंकि हम हार्ट अटैक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो यूजुअली पेशेंट तक अस्पताल तक पहुंचाना पेशेंट को या उसका एड मिलना सही टाइम पे कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सडन जी एड बिल्कुल। अगर देना हो तो क्या कुछ कर सकते हैं? सडन एड से क्या तात्पर्य? मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है जी तो आप यूजुअली उसको रिलीफ देने के लिए क्या कर सकते हैं? जनरली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पेशेंट या पेशेंट के जो भी रिलेटिव हैं वो घर में अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और साथ में अगर उन्हें रिस्क फैक्टर भी है पेशेंट को कि फैमिली में हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो वो घर में ना रखें पेशेंट को। तुरंत जो भी नज़दीकी अस्पताल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तुरंत वहाँ ले जाएं। वेट ना करें पेशेंट के ठीक होने का, उससे गैस का दर्द ना समझें, जी, तो तुरंत अस्पताल में जाएं और डॉक्टरी सलाह लें। वही सबसे बेस्ट एडवाइस है। घर में बिल्कुल भी समय ख़राब ना करें। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि गैस का दर्द ना समझे, यूजुअली देखने को मिलता है ये कि जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं कई जी बार नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी स्थिति को और आगे जाकर कहीं ना कहीं लापरवाही वाला आलम हो जाता है कि नहीं हो रहा, आगे जाके इलाज करवा लेंगे। ये कितना खतरनाक हो सकता है आगे जाके? कई केसेस में देखा गया है कि कार्डियक जो पेशेंट्स होते हैं जिसमें मतलब हार्ट अटैक में सारे केसेस में चेस्ट पेन नहीं होता है पेशेंट को, जी, है ना। तो बहुत सारे पेशेंट्स, स्पेशली जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं फीमेल पेशेंट्स हैं, उसमें इपीगैस्ट्रिक पेन कॉमन होता है। जी, एंड ओल्डर एज ग्रुप जो पेशेंट है उसमें भी इपीगैस्ट्रिक पेन समहाउ कॉमन होता है, तो उसे गैस का दर्द समझ के वो इग्नोर करते रहते हैं, है ना। तो अगर पेशेंट को इपीगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, साथ में एज अगर ज़्यादा है, जैसे फीमेल हमारी अगर 50 से ज़्यादा उनकी एज है, तो एक रिस्क फैक्टर है उन्हें हार्ट डिजीज़ होने का, जो हमारे ओल्डर एज ग्रुप के पेशेंट हैं। और साथ में उनको अगर रिस्क फैक्टर है कि डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है पेशेंट, और साथ में अगर फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। इपीगैस्ट्रिक पेन को गैस का दर्द ना समझें। बिल्कुल, यानी कि इस तरह की सिचुएशन में लापरवाही बरतना और ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है आगे जाकर। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संतोष भोपाल से। संतोष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर चंद्र कुमार से। जी संतोष। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ मैम, जब भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या थोड़ा वॉकिंग करता हूँ ना, तो मेरी सांस फूलती। जी, हेलो। हाँ जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। हेलो। हाँ जी मैडम, जब जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ जी, तो छाती में दर्द सा लगता है, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हाँ संतोष जी, मैं डॉक्टर चंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ। आपकी उम्र क्या है संतोष जी? 26 सर। 26 है। आपको कुछ बीपी, शुगर ऐसी कोई बीमारी है पहले से? कोई ऐसी दवा चल रही है? नहीं सर। अच्छा, फैमिली में हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है? नहीं सर, फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री भी नहीं है। अच्छा, आपको कितना चलने पे दिक्कत होती है? कितना चलने पे छाती में आपको दर्द होता है या सांस फूलने की शिकायत होती है? सर बस सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तभी
ऐसा लगता है, बाकी तो नहीं। अच्छा, बाकी नहीं लगता है, ठीक है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने पे नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम 1 या 2 मंजिल चढ़ते हैं तो हल्की फुल्की सांस नॉर्मली फूलती है, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल पैदल चलने में आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चलने में 1 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ने में छाती में अगर दर्द या भारीपन होता है तो वो परेशानी का बात है। अगर केवल सांस फूल रही है सीढ़ियाँ चढ़ने में तो उसके लिए मेरे ख्याल से परेशानी की बात नहीं है। चलिए, शुक्रिया संतोष, और आशा करते हैं कि आपको आपका जवाब भी मिल गया होगा। डॉक्टर चंद्र कुमार, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि अगर हार्ट डिसीज हो जाता है, हमने बात जी। कर ली कि किस तरह से हार्ट डिसीज लीड करते हैं, लेकिन हार्ट डिसीज जब हो जाता है तब कौन सी सावधानियां बरती जा सकती हैं? सबसे पहले तो जो हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, है ना, हमारे पेशेंट्स उसे कैसे पहचाने कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जो कार्डियक पेशेंट्स में होते हैं हार्ट अटैक के समय, जैसे चेस्ट पेन होना जी। और लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन होना, और वो पेन यूजुअली भारीपन की तरह होता है, दबाव बनता है, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा थकान का होना, थोड़ा बहुत काम करने पे या चलने पे या बैठे बैठे सांस का फूलना, और उसके अलावा जबड़ों में, गर्दन में या हाथों में भारीपन का होना, इपीगैस्ट्रिक पेन होना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं हार्ट डिजीज़ के। अचानक बेहोशी हो जाना, चक्कर आना। तो अगर ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत एक नज़दीकी चिकित्सालय में जाना चाहिए। वो कहीं भी रहें, शहर में रहें या गांव में रहें, जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ तुरंत जाएं। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स हैं जी। तो तुरंत तो ईसीजी कराने का ट्राई करें। और अगर पेशेंट हमारा, जैसे मेल पेशेंट 40 साल से ज़्यादा हैं, फीमेल पेशेंट 50 साल से ज़्यादा हैं, हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर हैं, मतलब डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है, तो अगर ईसीजी की सुविधा नहीं है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो पेशेंट को वहाँ पे हम जो दवाइयाँ देते हैं इनिशियल एनकाउंटर में, जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रल और एटॉर्बास्टेटिन, इसमें खून पतला करने की और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती है, तो ये दवाइयाँ अर्जेंटली प्रोवाइड करें पेशेंट को जी। और तुरंत नज़दीकी जो अभी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ईसीजी के लिए ज़रूर भेजें। बिल्कुल, यानी कि सावधानियां बरतना इस मामले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आगे जाकर ये खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। डॉक्टर चंद्र कुमार, यहाँ पर हम कोविड का जिक्र भी करना चाहेंगे। दूसरी जी, लहर में बिल्कुल, एक बिल्कुल। भयावह स्थिति हमने देखी, भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आई, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोविड से ज़्यादा लोग कार्डियक अरेस्ट का भी शिकार हुए हैं। जी, क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे इस पर? कोविड एक्चुअली एक हाइपर कागुलेबल स्टेट्स है। कोविड की जो बीमारी होती है, हाइपर कागुलेबल स्टेट्स का मतलब है कि जो शरीर की हमारी नसें हैं उसमें खून का थक्का बनने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कोरोना वायरस कोविड की इन्फेक्शन में। और जैसे कि हमारा देश कोविड की तीसरी लहर की दहलीज में खड़ा हुआ है, तो सबको यही सलाह है कि कभी भी अगर कोई सिम्टम्स होता है चेस्ट पेन से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, घबराहट हो रही है और सांस फूलने की दिक्कत हो रही है और पेशेंट अगर कोरोना से संक्रमित है तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें उसे। अगर पेशेंट होम आइसोलेशन में है तो भी कोशिश करें, अगर बाहर नहीं जा सकते तो फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश करें, डॉक्टरी सलाह लें, उसे इग्नोर ना करें। बिल्कुल, साथ ही कोविड के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। क्या इस पर हार्ट का कोई असर देखने को मिला है अब तक कि किसी वेरिएंट ने हार्ट को नुकसान पहुंचाया हो या आगे जाकर हार्ट को कमज़ोर किया हो? नहीं, डेल्टा ओमिक्रॉन के बहुत ज़्यादा डेटा भी हमारे पास नहीं है। एक्चुअली ओमिक्रॉन अभी स्टार्ट हुआ है, बट जो डेल्टा वेरिएंट के हमारे पास डेटा हैं तो डेल्टा वेरिएंट हार्ट की मसल्स को अफेक्ट करता है, जिसे हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, जिसके कारण हार्ट वीक होता है। दूसरा, जो हार्ट की नसें होती हैं उनके अंदर खून का थक्का बढ़ने का रिस्क बढ़ा देता है डेल्टा वेरिएंट, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। और साथ में रिदम डिस्टर्बेंस भी कराते हैं हमारे जो डेल्टा वेरिएंट है, जिसके कारण कार्डियक एरिथमिया होता है। कार्डियक एरिथमिया में हार्ट की धड़कन या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो एक तरह से डेल्टा वेरिएंट हार्ट को सारे मायनों में अफेक्ट करता है, हार्ट फेलियर भी कराता है और हार्ट अटैक भी कराता है और रिदम डिस्टर्बेंस भी कराता है।
साथ ही डॉक्टर, हार्ट डिसीज से जुड़े कई सारे मिथ्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, और ऐसी कोई कॉमन मिथ जो आपको यूजुअली डेली रूटीन में देखने को मिलती हो? और एक और चीज़, लोग समझते हैं कि जब हार्ट डिसीज़ अगर उनको हो गया है तो लंबे समय तक ये चलेगा और शायद इसका अंत कभी नहीं होगा। क्या ये क्यूरेबल होते हैं? सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि बहुत सारे जो हमारे पेशेंट हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उन्हें हार्ट डिजीज़ है, बिल्कुल। जबकि सारी जांचें हम करते हैं तो उसमें पता चलता कि हार्ट डिजीज़ है ना। तो एक ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट्स कहते हैं कि ये खुद से ठीक हो जाएगा और अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। वो एक गलत बात है, गलत धारणा है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो खुद से नहीं ठीक होती लगभग 99% केसेस में, और उसके लिए डॉक्टरी सलाह, डॉक्टरी इलाज ज़रूरी होता है। तो यही कॉमन मिथ्स जो हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं जनता से ही चाहूँगा कि अगर किसी को भी लगता है कि उन्हें हार्ट डिजीज़ है तो ज़रूर डॉक्टरी सलाह लें। ऐसा ना सोचे कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा या कोई ऐसी दवा है या कुछ और है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। साथ ही इस बीच में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का भी जिक्र करना चाहूँगी। हार्ट डिसीज से अगर बात की जाती है तो ये दोनों नाम काफ़ी कॉमन हो जाते हैं, समझना चाहूँगी विस्तार से। जी, हार्ट अटैक में यूजुअली सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है इनिशियल इनकाउंटर में, अगर पेशेंट कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसी हॉस्पिटल में जाता है तो तुरंत उसका ईसीजी किया जाना चाहिए, और जो भी सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट उसे दिया जाना चाहिए, उसके लिए लेट नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रल और स्टेटिन नाम की दवाइयाँ आती हैं। और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी का नाम इसलिए बहुत सुना जा चुका है क्योंकि एंजियोग्राफी ही सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है जिसके कारण पूरी तरह कंफर्म होता है कि पेशेंट को हार्ट की बीमारी है या नहीं। 100% एक्यूरेसी के साथ वही बता सकती है जी। और एंजियोप्लास्टी एक तरह से हम कहते हैं कि एंजियोप्लास्टी में हम स्टेंट का, हमारी जनता ने नाम सुना होगा। तो एंजियोप्लास्टी में अगर नसों में ब्लॉकेज होता है तो हम उसे एंजियोप्लास्टी के द्वारा ठीक करते हैं। तो एंजियोग्राफी एक जांच है जिससे हमें बीमारी का पता चलता है, और एंजियोप्लास्टी एक उपचार है जो बीमारी होने के बाद हम करते हैं। चलिए, इसी बीच एक कॉलर देवेंद्र हमारे साथ रतलाम से बने हुए हैं। देवेंद्र, अपना सवाल पूछे डॉक्टर से। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार देवेंद्र जी, बताएं। सर मेरा ये निवेदन था कि मेरे को 27 सितंबर को हार्ट अटैक हुआ था रतलाम में। सर, तो उसके बाद में सर मेरा बाल लीकेज हो गया था और हार्ट में एक ब्लॉकेज था। जी जी। तो जिसका ट्रीटमेंट श्रीमान मैंने यहाँ से मैंने रतलाम से गया था, मैं वेदांता इंदौर से फिर गया था UN मेहता हॉस्पिटल अहमदाबाद। जी जी जी। तो उनने वो जो आई वाश किया, जी, आई वाश करके वो स्टेंट वो स्टेंट तो डाला नहीं उनने, और हार्ट का आई वाश किया, और आई वाश करने के बाद में उनने मुझे ये राय दी है जी जी। ये ट्रीटमेंट चलेगा 5-6 महीने। तो क्या श्रीमान उस समय मेरा हार्ट काम कर रहा था 28%। जी जी जी। तो ये हार्ट मेरा रिकवरी हो जाएगी सर? क्या ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा? वो एक देवेंद्र जी, एंजियोग्राफी में कितनी बीमारी थी उस समय, ये अगर पता चल जाता तो फिर आगे का पता चल पाता। सर एंजियोग्राफी तो इनने रतलाम में की थी, डॉक्टर रतलाम में आशीर्वाद नर्सिंग होम में। अच्छा, कितनी बीमारी बताई थी एंजियोग्राफी में? एंजियोग्राफी में उन्होंने सर एक ब्लॉकेज बताया था हार्ट में। अच्छा, एक ब्लॉकेज बताया था। तो देवेंद्र जी, जो आप 70%। जी जी जी, आप जो रिकवरी के 70% वो बताया था डैमेज। आप जो रिकवरी के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो जो इनिशियल 60 मिनट होते हैं उसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। अगर 60 मिनट के अंदर हमने या तो उसे थ्रोम्बोलिसिस के जरिए आर्टरी को ओपन कर दिया या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के जरिए ओपन कर दिया, तभी हार्ट पूरी तरह सेव हो पाता है। जैसे जैसे उस समय में देरी होती जाती है तो हार्ट डैमेज परमानेंट हो जाता है और वो यूजुअली रिकवर नहीं होता। मेडिसिन उसकी लाइफ लॉन्ग चलती है पर कंप्लीट रिकवरी नहीं होती है। चलिए, आशा करते हैं कि देवेंद्र को उनका जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ डॉक्टर चंद्र कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की। थैंक यू। चलिए, तो आज हमने डॉक्टर चंद्र कुमार सिंह से सर्दियों में होने वाले हार्ट अटैक के बारे में जाना। निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दिल की समस्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, बने रहें बंसल न्यूज़ के साथ।